जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार। पानी पानी का मतलब बहुत मुश्किल है बताना। पानी के बहुतेरे अर्थ हैं। पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, पानी जिंदगानी है, पानी प्रतिष्ठा है और पानी तेज होने के लक्षण भी हैं। इस पानी के कई शब्दार्थ हैं, कई मतलब हैं और अलग अलग जगह इसका अलग अलग प्रयोग करते हैं। हम लगभग सभी संदर्भों में, लेकिन जीवन के संदर्भ में पानी का उपयोग हम ज़्यादा बात करेंगे। हम यह जानते हैं कि पूरी दुनिया में, इस कायनात में, अगर यह कायनात है तो 3 चीज़ों की वजह से है। वो है हवा, पानी और इसके अलावा भोजन वगैरह 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 का बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हवा पानी जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये पानी आता कहाँ से है, हवा आती कहाँ से है, हवा कैसे बनती है, पानी कैसे बनता है। विज्ञान ने इतनी प्रगति की, विज्ञान न मिट्टी बना पाया, विज्ञान न पानी बना पाया, न विज्ञान हवा बना पाया। हमारी ही हवा को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, हमारी ही पानी को बोतल में बंद करके प्रस्तुत कर देता है और हम गदगद होते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पानी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगी। यह पानी जिसकी इतनी सारी कहानी है और जिसके बगैर जिंदगानी नहीं है, उसके बारे में जो सीरियसनेस होना चाहिए, जो सिंसिरिटी होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, वो चंद जगहों पर छोड़ करके जो इस पर काम कर रहे हैं, बाकी समाज का जो होना चाहिए वो नहीं है, सरकार का जो होना चाहिए वो नहीं है। कैसे हो सकता है? झारखंड की सारी नदियाँ सूख जाती हैं, सूखना शुरू हो जाती हैं दिसंबर से। फरवरी मार्च आते आते सूख जाती हैं और पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। वह भी जिन झरनों से पानी आता था, अब ज़्यादा माइनिंग की वजह से उन झरनों से भी पानी नहीं है। एक घड़े पानी में 5 लोगों का परिवार, शौच भी जाना है, नहाना भी है, पीना भी और खाना भी बनाना है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गड्ढे में जहाँ जानवर नहा रहे हैं वहीं लोग पानी भर के घड़े से लाती हैं, वहीं नहाती हैं, वहीं नहाते हैं। पानी कैसे बचे, भारत कैसे पानीदार हो, पानी कैसे बचे, ज़िंदगी कैसे बचे, बिना नदियों के पानी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जिन्होंने काम किया है, अद्भुत काम किया है, जिसकी वजह से दुनिया ने सराहा है, वो राजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर इंदिरा खुराना, जो हिमालय रिवर बेसिन काउंसिल, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और उनको जो सहयोगी नदियां हैं उनको बचाने की कैसे कोशिश होगी, क्या कोशिश होगी, उसमें लगी हुई हैं और पिछले 2 दशकों से काम कर रही है पानी पर। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ है डॉक्टर विजय सिंह, जो प्रतिकुलपति रह चुके हैं और जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं, भूविज्ञानी। दर्जनों छात्र इन्होंने बनाए, जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में HOD हैं, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं, पढ़ा रहे हैं और ये सब पानी के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। तो हम बात करते हैं आज पानी पर। हमारे साथ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवव्रत जी के साथ उनके साथी शिक्षक और छात्र, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। और हमारे साथ हैं एक जाने माने नाम अशोक खुराना जी। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। राजेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ। पानी के बारे में जो चिंता है वो चिंता क्या है, और झारखंड के कंसेप्ट में अगर चीज़ों को देखें तो? देखिए, झारखंड एक पानीदार राज्य होना चाहिए, क्योंकि झारखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना झारखंड के पास जंगल है, पानी है, ज़मीन है। फिर भी झारखंड बेपानी हो रहा है। झारखंड का 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट है। जिस राज्य के पास अपने भूजल के भंडार 2/3 से ज़्यादा खाली हो गए हों, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? ये चिंताजनक है। झारखंड की सरकारें पिछले 20-22 सालों से मुझे बराबर बुलाती रही हैं और बहुत बातें करती है। ऐसा लगता है कि झारखंड की सरकार बहुत गंभीर है, सिंसियर है, वो पानी का काम अब के कुछ शुरू कर ही देगी। लेकिन फिर 2-4 साल बाद आने के बाद पता चलता है कि जहां बात हो रही थी हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि उससे नीचे चले गए। हमारी सरकार, भारत सरकार,
इस वक्त हर घर में नल, नल में जल और बहुत सारे जल के ऊपर प्रोग्राम चला रही है। आज़ादी के बाद लाखों लाख करोड़ रुपया हमने पानी के कामों पर खर्च किया, पर कहाँ गया हमारा पानी और कहाँ गया वो सब नदियाँ, जो नदियाँ कभी शुद्ध सदा नीरा होकर बहती थी। दुनिया की सबसे अच्छी नदी हमारी गंगा, जिसके गंगा जल में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती थी, जिसके को भारत के लोग गंगत्व कहते थे, ब्रह्मसत्व कहते थे। आज नहीं बचा है। आज सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी गंगा में कानपुर से कन्नौज के बीच मिलते हैं, क्योंकि वहाँ गंगा के प्रवाह में क्रोमियम बहुत हाई लेवल पे है। ये जो चिंता है, ये चिंता जितनी गंभीर है उतनी काम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत की सारी नदियां जो सूख गई हैं, मर गई हैं, वो तो मर गई, लेकिन जो नदियां अभी भी जिंदा हैं, जिनमें थोड़ा बहुत गंदा पानी बहता है, वो सब आईसीयू में भरती हैं। तो जब नदी, जिसको भारत के लोग माँ कहते हैं, और माँ उसकी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो और बेटा और बेटी बेफिक्र हो, तो उनको क्या कहेंगे? नालायक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो क्या हम भारत के बेटे बेटियां नालायक हो गए हैं कि अपनी माँ कहेंगे माँ और चिंता नहीं करेंगे, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मरने को तैयार है? मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ इतनी डरावनी स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ इस देश में कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, उनको भी जानना, मानना और समझना चाहिए। मैं राजस्थान से आया हूँ। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सबसे कम बारिश की जगह है। वहाँ के लोग बेपानी होके 80 के दशक में उजड़ गए थे। हमारा पूरा अरावली सिस्टम, जिसमें डोलामाइट, ग्रेनाइट की इतनी माइनिंग थी, मार्बल, कि सारा नंगा हो गया था, और सूरज से आने वाली लाल किरणें धरती को तपा देती थी, और उसमें से जो हीट वेव निकलती थी वो बादलों को धरती से ऊपर उठा देती थी। वो पूरा एरिया रन शैडो एरिया में बदल गया था। और उस इलाके की औरतें गीत गाती थी उस जमाने में, दुख भरे गीत। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी बेपानी होकर दिल्ली चले गए। न जाने अब वो कैसे रहते होंगे। यहाँ मेरे खेत में पानी नहीं, हरियाली नहीं, मेरा कुआं सूखा है। मुझे मालूम नहीं कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। थोड़ा कुआं को सूखे रहने दीजिए, अभी यहाँ पर रुकता हूँ मैं आपको, फिर कुआं को भरेंगे हम। इंदिरा जी, ये बताइए कि जो हिमालयन रिवर बेसिन है या जो पेंसुलर नदियाँ हैं, क्या स्थिति है? आपने जो देखा है, आपने जो समझा है, और ठीक करने की जो कोशिश एक नमामि गंगे की तरफ से हो रही है, तो वो क्या कोशिश कितनी सार्थक हो रही है? आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। अगर हम हिमालयन, if we talk about the rivers from the Himalayan mountains or the other tributaries which feed into rivers which come from the Himalayas, तो हम अनगिनत नदियों की बात कर रहे हैं, और हम कम से कम 22 राज्यों की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो ऑलमोस्ट ऊपरी का 50% हिस्सा, उसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें, कोई भी नदी देखें या उसकी सहायक नदी देखें या छोटा सा नाला जिसको फीड करता है वो देखें, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन द सिचुएशन ऑफ डाइंग और दे आर ड्राइड अप। बहुत सी, ऑलमोस्ट ऑल नदी बिकम पेरेनियल थी, वो सीजनल हो चुकी हैं, और जिसमें पानी है उसमें पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि राजेंद्र भाई ने कहा कि वो कैंसर बेल्ट हो गया है वो यूपी में, जहाँ गंगा बहती है, वैसे भी बहुत सारी अनगिनत नदियाँ हैं जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। तो द सिचुएशन इन द हिमालय रिवर बेसिन्स, इफ़ यू टॉक अबाउट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इन ICU। और अगर आप कोई फ़्लाइट भी लेके आप जाएं और अगर आप नीचे देखें, अगर आपकी विंडो सीट है, तो आपको दिखेगा कि आपको ऐसे मियांडरिंग मिट्टी दिखेगी, आपको उसमें पानी नहीं दिखेगा, पानी बहुत आपको कम दिखेगा। और जो भाई जी ने कहा कि कुएं सूख रहे हैं, हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो सरफेस पे वाटर है, जो नदी है और जो ग्राउंड वाटर है,
उनमें एक बहुत अच्छा सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक रिश्ता होता है। जब ग्राउंड वाटर भरा हुआ होता है तो नदी में बेस फ्लो आती है। जब नदी में जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है, अगर फ्लड्स आते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी और वो जाके वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो अगर ये रिश्ता टूट गया तो फिर ना आपका ग्राउंड वाटर बचता है, ना आपका सरफेस वाटर बचता है। अभी रहने दी, सूखे रहने दिए, आप भी सूखे रहने दी। विजय जी, आप जियोलॉजिस्ट हैं, जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं। झारखंड के कंसेप्ट में अगर देखें, इस तरह के जो पठारी प्रदेश हैं वहाँ पर पानी कैसे जाता है? हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जानेंगे और हमारे दर्शक भी जानेंगे पानी जाता कैसे है। कुछ जगह पानी है और जस्ट 1 फीट हट जाइए तो वहाँ पानी नहीं है, क्या है? और अपने झारखंड कंसेप्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ढंग से। धन्यवाद मधुकर जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। देखिए, वाटर एक जियोलॉजिकल कमोडिटी भी है और वाटर रिसोर्स की स्टडी जियोलॉजी के तहत हम लोग करते हैं। इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर सिस्टम, रिवर की भी एक लाइफ साइकिल होती है और उस लाइफ साइकिल में यूथ स्टेज है, मैच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है। झारखंड की रिवर्स जितनी भी हैं वह सब कोई भी आइस फेड रिवर नहीं है। कहीं कहीं जो प्लेटूज हैं वहाँ से वो निकलने वाली नदियाँ हैं। उन नदियों का पानी 90% वाटर सरफेस फ्लो के तहत वेस्ट हो जाता है, रिटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि हार्ड रॉक का टेरेन है ये। और हार्ड रॉक में वाटर को परकोलेट करने के लिए हमको सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम चाहिए। और फास्ट रनिंग रिवर्स जो हैं वो यूजुअली जो प्रेसिपिटेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन निकल जाता है। तो देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टेरिटरीज ऑफ झारखंड। देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट्स, जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, डैम्स एंड रिजर्वायर्स हैं, वो हुए हैं, बट दे हैव मोस्टली आउटलिव्ड। नहीं, यहाँ पर मैं एक चीज़ टुकड़ा से समझना चाहता हूँ, वो कि अपने यहाँ की नदियाँ जो आज जब सड़क के बराबर हो गई हैं, कल वो नदियाँ इतनी गहरी थीं कि आदमी के जानवर को भी पार करने में सोचना पड़ता था। तो ये जो नदियाँ भर गई, हमने जंगल काटे, हमने माइनिंग की, तो उसके जो वेस्टेज आए वो सारे के सारे उसको भर के चले गए। इसकी वजह से नदियों में सोखने की क्षमता कम हो गई। बिल्कुल, रिवर्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन, जैसा मैडम ने कहा, फॉरेस्ट का होता है। हाँ। तो फॉरेस्ट का ह्यूज डिप्लीशन हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप्स हो गए जो रिवर कोर्स के अलोंग इस्टेब्लिश हुए। तो ओवर ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिवर, और रिवर का लेंथ यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो छोटे से झारखंड की टेरिटरी के लेंथ को में यदि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाए, माइनिंग शुरू हो जाए, तो वाटर कोर्स तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जिसमें वो रिवर का पानी जाकर के वहाँ जमा हो जाता है। दैट वाटर इज़ नॉट यूजेबल राइट नाउ। लेकिन बहुत जगह यूजेबल है। हाँ। पाकुर का पूरा पत्थर खदान जो है, एक क्वालिटी का वाटर है। जो आप हरिद्वार से पानी ले आइएगा, लगभग उस क्वालिटी का मिनरल डालने वाला वाटर है। मैं आ रहा हूँ जी। राजमहल की पहाड़ियों में मेरे रिसर्च का क्षेत्र रहा है और हम डायरेक्ट वहाँ के झरनों का पानी, माइंस का वाटर हम लोगों ने अपने समय में पिया भी है और स्वस्थ भी रहे हैं। पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ पोल्यूशन, डस्ट बहुत सारे जमा होने लगे, हंड्रेड्स ऑफ माइंस आर ऑपरेटिंग और सारे डस्ट जाकर के वाटर बॉडीज में जमा होते हैं। देयर हैज़ टू बी सम सिस्टम ऑफ ड्रेजिंग द रिवर्स, जहाँ सिल्टेशन हो रहा है, क्योंकि आपका डेप्थ है नहीं रिवर का। तो यदि सिल्टेशन हो रहा है तो सिल्ट में हमको ड्रेजिंग करके वाटर को रिटेन करना होगा। या सिल्ट आए ही नहीं, ऐसा कोई प्रबंध करके सिल्ट को हम निकालने शुरू में ही रोके। यस, डीवीसी एक संस्था है जिसने सॉइल इरोजन पर काफ़ी काम भी किया है और यही उसको मैंडेट भी था कि झारखंड के कैचमेंट एरियाज़ में वो प्रोटेक्शन का काम करे, बैंक प्रोटेक्शन का काम करे और इरोजन कम से कम हो। लेकिन ये भी बहुत मीनिंगफुली सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको रोकता हूँ, राजेंद्र जी के पास मैं लौटता हूँ।
नदियाँ सूख गई, जो डॉक्टर विजय सिंह जो एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि वाटर एक कमोडिटी है। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता वाटर कमोडिटी, जैसे कमोडिटी मानेंगे तो वैसे खतरा शुरू हो जाता है उसको बाजार में चले जाने का। आपकी क्या राय है? दूसरे उसके साथ आप जोड़ेंगे जो नदियाँ सूख गई थी, कैसे जिंदा किया आपने? देखिए, ये कमोडिटी तो बिल्कुल नहीं है, और जब से हम पानी को कमोडिटी कहने लग दी तब से पानी का बाजार और पानी का निजीकरण होने लगा। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का इतना बड़ा राज रहने के बावजूद भी भारत के पानी को वो किसी अंग्रेज कंपनी को नहीं दे पाए, जबकि उनका जिस भी देश में राज था, जहाँ भी राज था, उन्होंने सबसे पहले अपने देश की कंपनियों को बुला के वहाँ का पानी सौंपा और पानी का व्यापार किया। लेकिन भारत में क्यों नहीं कर पाए? जरा इस सवाल को कभी सोचना। भारत के पानी का अंग्रेज इसलिए व्यापार नहीं कर पाए क्योंकि भारत के लोगों के मन में रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, पानी का सबसे बड़ा सम्मान था। उसके घर में जब भी कोई अतिथि जाता था तो सबसे पहले गिलास भर के पानी से उसका सम्मान करता था। आप यूरोप के शहरों में जाओ ना, तो आपकी शराब की गिलास से सम्मान करेंगे, वहाँ पानी का सम्मान उतना नहीं है। तो भारत पानी के मामले में बहुत गहरा देश था, दुनिया का गुरु था। भारत के पानी को 6 R से देखा जा सकता है: रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट, रिसाइकल, रीयूज एंड रिजुनेट दिस प्लेनेट बाय वाटर। ये भारत का जल दर्शन था, और भारत में जब तक ये जल दर्शन था तब तक भारत के पानी का व्यापार वो गोरा अंग्रेज नहीं कर पाया जो दुनिया में जिसका राज था। दोस्तों, हमें पानी को यदि भारत की दृष्टि से देखना है तो भारत के लिए पानी भगवान था। अमी ब्रह्मास्मि, आपा ब्रह्मास्मि। और भारत का भगवान कौन था? भारत का भगवान किसी सीमेंट कंक्रीट पत्थर के मंदिर मस्जिद में नहीं रहता था, वो हमारे अंदर रहता था। और भारत का भगवान था भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नीर। ये जो पंच महाभूत हैं, ये भारत के भगवान थे। और भारत जब तक इस भगवान को जानता पहचानता था, वैदिक काल तक भारत में ये समझ थी इस भगवान को जानने पहचानने की, तब तक भारत के लोग नीर नारी नदी ही नारायण हैं। नीर माने जीवन, जल, नारी माने जननी, जो जन्म देती है। तुम तो जन्म नहीं दे सकते किसी को, वो नारी ही दे सकती है। शी इज द नारायण। और नदी जो हमारे जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं, तुम जानते हो इस दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन बिना नदी के नहीं बनी। तो हमारी ऑल फ्लो ऑफ कल्चर, फ्लो ऑफ सिविलाइजेशन, फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, ऑल फ्लो रिलेटेड विद रिवर। जितने भी मनुष्य के जीवन के प्रवाह हैं वो सब नदियों के साथ संबंध रखते हैं। ये जो गहराई थी भारत की विद्या की, भारत की ज्ञान की, भारत की जल के दर्शन की, वो गहराई आज बची नहीं। और इस गहराई को आधुनिक शिक्षा ने सत्यानाश किया। आधुनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमें केवल एक्सट्रैक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, केवल एक्सट्रैक्ट करना सिखाती है। और जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो पॉल्यूशन हो जाता है, और जब पॉल्यूशन हो जाते हैं तो फिर हमारे मन में एनक्रोचमेंट आ जाता है। आज तुम रांची को देखो ना, जब से जमीनों के दाम बढ़े हैं, रांची की सारी नदियों के किनारे की जमीन एनक्रोच होती जा रही है। कल मैं एक नदी देखने गया था, 3 नदी देखी, तीनों में एनक्रोचमेंट हो रहा है। और कौन कर रहा है? सरकारें कर रही हैं। कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। कौन कर रहा है? मसल्स पावर कर रही हैं। तो ये जो नदियों पर एनक्रोचमेंट है, नदियों का जो प्रदूषण है, नदियों का जो शोषण है, इससे मुक्ति का उपाय हमें सोचना पड़ेगा। और वो उपाय भारतीय ज्ञान तंत्र से ही संभव है, भारतीय विद्या से ही संभव है। मेरे टीचर ने, जो अनपढ़ था, जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसने मेरी 2 दिन में 2 PhD कराई। भाई जी, यदि पानी को समझना है तो भारत के लोगों से समझना होगा, भारत के लोगों की विद्या से देखना होगा। 2 दिन में कैसे 2 PhD होती हैं? 1 दिन में उसने मेरी PhD कंप्लीट की जियो हाइड्रो साइंस में। मुझे नीचे जो कुएं, 150 फीट गहरे कुएं थे, चमड़े के चरस में बैठा के 150 फीट गहरे पटक दिया, और 5 मिनट बाद निकाल के कहा, अरे तेने क्या ही देखा रहा कुएं में? मैंने कहा, काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है। उसको कहते हैं अंग्रेजी में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर। फिर उसने मुझे 25 कुएं दिखाए। 25 कुएं दिखा के कहीं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे, कहीं अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थे। तो जो पानी की साइंस है,
जो जियो हाइड्रो साइंस है, 25 कुएं दिखा के प्रैक्टिकली, उसके पास बोलने के लिए वोकेबुलरी में शब्द नहीं थे पर ज्ञान था। तो जब हम ज्ञान के सामने ये जो सूचनाओं का जंजाल है इसको खड़ा कर देते हैं ज्ञान के ऊपर, तब हमारा विनाश का रास्ता होता है। और पानी में भी भारत को बेपानी बनाने का काम इसने किया है। ये जो सेंसलेस साइंस और कंसर्न एंड कॉन्सेंसलेस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंजीनियरिंग है, इसने भारतीय जल विद्या को, जल दर्शन को नष्ट कर दिया। इसलिए झारखंड जैसा राज्य बेपानी हो गया। यदि आपको झारखंड को पानीदार बनाना है तो यहां के अनपढ़ लोगों से समझना होगा कि धरती में कहां पानी जा सकता है, कहां नहीं जा सकता। वो धरती के ऊपर के पेड़ों को देख के बता देंगे। जहां पत्ती वाले पेड़ होंगे वहां धरती में फ्रैक्चर हैं, ऊपर का पानी नीचे जाएगा, नीचे बैंक होगा ही, डिपॉजिट होगा ही, एक्यूफर होगा ही, वाटर बैंक होगा ही। और जहां कांटे वाले पेड़ हैं वहां पानी नीचे जाता ही नहीं है। सिंपल साइंस है, दिस साइंस विद सेंस, दिस साइंस विद कॉमन सेंस। तो हमें वाटर की साइंस और वाटर की जो कॉमन सेंस है उससे झारखंड यदि देखेगा तो झारखंड अभी भी पानीदार बन सकता है। अभी झारखंड के हालत उतने खराब नहीं हुए हैं, अभी भी झारखंड में पानीदार बनने की संभावना है। लेकिन झारखंड को एक वाटर लिटरेसी की मूवमेंट चलानी चाहिए, झारखंड को एक रिवर लिटरेसी की मूवमेंट चलानी चाहिए। झारखंड को अपने धरती के जो भूजल के भंडार हैं उनको पानी से भरने की चेतना जगाने का काम करना चाहिए। मैं जाऊंगा कि एकेडमिक वो सवाल लेकर के डॉक्टर विजय सिंह के पास, पहले इंदिरा जी से थोड़ा बात करूं। सरकारी कोशिशें और सामाजिक कोशिशें जो आपने देखी उसमें जिनके बेहतर परिणाम आए उसके बारे में कुछ बताइए। सरकारी, अगर इफ़ यू लुक एट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कि अगर रिवर को और वाटर रिसोर्सेज को कैसे रिजुविनेट करें, तो ज़्यादातर जहाँ पे देखा हमने देखा कि जहाँ पे लोगों की भागीदारी हो, शुरू से लोगों की भागीदारी हो, वहाँ से जैसे भाई जी ने कहा कि उनका जो लोकल ज्ञान है, दे हैव लिव्ड दैट ज्ञान, दे हैव लिव्ड इन दैट एरिया, सो दे नो कि इट्स अ लाइफ कि वहाँ पे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जैसे इनको मंगू काका ने समझाया। तो जहाँ से प्लानिंग स्टेज में अगर लोगों को साथ लेके अगर आप कुछ स्कीम प्लान करें और लोगों से पूछें कि इसमें बजट कितना लगेगा, साधारण तौर पे कितना लगेगा, तो उसके अगर आप काम करें उसके हिसाब से आप प्लान बनाएं, टारगेट ड्रिवन ना जाएं और कॉन्ट्रैक्टर को ना देख के लोगों पे विश्वास करें और ये काम को आगे बढ़ाएं। हाँ, आपको टेक्निकल सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा, रिकॉर्ड कीपिंग, वो सब चीज़ें जो आपकी अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेसेस है वो आपको ज़रूर चाहिए होगा। पर जहाँ पे आप लोगों को साथ इन्वॉल्व करके उसको करेंगे तो लोगों को लगता भी है। एग्जाम्पल देंगे क्या? कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि महाराष्ट्र में है, मतलब दिमाग में एकदम महाराष्ट्र आ रहा है, वहाँ पे with in partnership with Rajendra Singh ji and they are local people there who are part of our जल बिरादरी, और उन्होंने गांव वालों के साथ और पंचायत के साथ काम करके एक अगरनी नदी है उसको रिवाइव करने में काफ़ी सक्सेस उनको अभी तक मिला है। साथ में जो अलग अलग लोकल डिपार्टमेंट्स हैं जो पानी के ऊपर काम करते हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लैंड, वाटर रिसोर्सेज, द डिप्टी कलेक्टर, ये सब मिल के उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, वो जो गांव वाले हैं उनकी बात सुनते हैं और उसके बेसिस पे जो डिसीजन होता है फिर उसको लेके आगे वो बढ़ते हैं। तो सरकार, इट्स नॉट ऑल गवर्नमेंट्स आर बैड, उनकी भी कोई कंपल्शंस होती हैं, तो वो कंपल्शंस को भी ध्यान रखते हुए जो लोगों के साथ के हित में काम हो, ऐसे करके हो तो वो काम हो सकता है। अगर आप लोगों को बाहर रखेंगे तो एक ओनरशिप भी नहीं रहती, तो फिर वो अरे ये सरकार ने बनाया है, ये लेट अस एक्सपेक्ट फ्रॉम, ये सरकार ही करेगी। अगर मैंने बिहार में कई साल पहले देखा कि एक हैंडपम्प का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था, लोगों के पास पानी नहीं था, महिलाएं दूर दूर तक जा रही थी, पर किसी ने वो 5 रुपये उसमें नहीं लगाए कि जब वो आएगा पंप जो भी उसको रिपेयर करता है हैंडपम्प वाला, तब हम उसको करेंगे। तो जब तक ओनरशिप सरकारों ने डेवलप नहीं होने दिया, एक बड़ा कारण है। सरकार अगर पीपुल्स पार्टिसिपेशन से चीज़ें खड़ी करती तो ओनरशिप डेवलप होता कि मेरा है।
अब तो सरकार का है, सब चीज सरकार की है। हम बस जला देंगे इसलिए सरकार की है नहीं, हम ऑफिस जला देंगे इसलिए सरकार की है, लेकिन हमारी अगर होती तो हम नहीं जलाएंगे। नहीं, हाँ, तो और ये हमारी ownership- नदी होती तो हम अपनी नदी को जिंदा कर बचा लेंगे लेते हैं ना। ना। पर जब आपने- हमारा अपनापन भाव आएगा तब हम पर तभी भी इस सिचुएशन में, जैसे कि हम सब जानते हैं, ऐसे कई नदियां हैं, कई वाटर बॉडीज हैं, कई पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हम उसके लिए अपना काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं। अगर हम इफ वी स्टे अवे, मतलब संघर्ष तो करना पड़ता है। संघर्ष चाहे आप कोऑपरेशन से करें, संघर्ष चाहे आप हाँ कॉन्फ्लिक्ट से विजय करें। जी, ये तो उस- that is आज़ादी your का choice. अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। झारखंड में मेरी समझ से हो सकता है कि मैं मानता हूँ कि आप कहें तो हमको खुशी होगी कि मेरी समझ बहुत गलत है। जियोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है यूनिवर्सिटीज़ में, जो एकेडमिक जिसके भरोसे ये सारा काम होना है। आपके यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर की स्थिति है, टीचर का पता ही नहीं है, डिग्रियाँ मिल रही हैं। तो एकेडमिसिया को जोड़ा जाए, जहाँ समाज में काम हो रहा है जो पहले होता था, उनको उनके साथ इंटेंगल किया जाए, तब जाके चीज़ें आगे बढ़े, तब सरकार को लाया जाए जहाँ जरूरत पड़े वहाँ। सरकार से शुरू नहीं करके तो ये हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यह एक बहुत ही सार्थक सोच है। और आप जिसके प्रो बीसी थे पलामू में, जी। क्या गति होती है, 45-47 टेम्परेचर चला बिल्कुल सही जाता है, है। बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थिति भी एक साइलोज की तरह हो गई है। सिंगल आइलैंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो गया है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बहुत महत्व नहीं दिया गया। वही एकेडमिक के साथ और मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी यदि विश्वविद्यालय में नहीं है, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को, तो विश्वविद्यालय मतलब मीनिंगलेस है। क्योंकि उच्चतर ज्ञान से यदि आप उच्चतर सेवा नहीं दे सकते हैं तो यह अपने आप में अप्रासंगिक हो जाएगा। और हम जियोलॉजी के टीचर होकर के, जियोलॉजी के स्टूडेंट होकर के, हाइड्रोजियोलॉजी की समझ रखते हुए, भाई साहब ने जितनी बातें कही है वह सब सही है, लेकिन आज हम लोग जिस दौर में हैं, मिनरल वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। सारी जगहों पर मिनरल वाटर पी रहे हैं, और यह मिनरल वाटर कहाँ से आ रहा है और किस व्यापार के तहत हो रहा है, ये सारी चीज़ें आँख के सामने हैं। तो हम इस दौर तक पहुंच चुके हैं। अब झारखंड के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो जो माइंस में, एबेंडेंट माइंस में, बहुत सारे माइंस में पानी को परिष्कृत करके हम पानी पहुंचा सकते हैं क्या? जी, ये एक सवाल है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, मलेशिया में ऐसी बहुत सारी माइंस पड़ी थी, जिंक की माइंस 200-200 साल पुरानी, और उसमें वाटर एक्यूमुलेटेड था। उस वाटर को उन लोगों ने प्यूरिफाई किया, रिसाइकिल किया, और आज के डेट में मलेशिया पानी का सरप्लस कंट्री है। पूरे सिंगापुर को मलेशिया से वाटर सप्लाई होता है। तो हम आपके नेतृत्व में ये काम कर सकते हैं? जी, या बिल्कुल कर झारखंड में सकते हैं। यह ना? मतलब ऐसा विदेशों में हुआ है। और सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पे अपना पानी नहीं है, समुद्र के बिल्कुल आइलैंड की है, चारों तरफ से समुद्र है। उसने मलेशिया के वाटर को यूज़ करना सीखा। वहाँ 5 तरह के पानी होते हैं, न्यू वाटर भी एक वाटर है, और दे हैव डेवलप्ड इट। और उनका स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर का WHO के स्टैंडर्ड से भी टफ है। तो यदि पानी को परिष्कृत करके यूज़ करने की व्यवस्था हम अपने यहाँ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है, और यह संभव है। झारखंड की सैकड़ों माइंस वाटर इनंडेटेड है, कैजुअलिटीज होती रहती हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, और उस पानी को यदि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो वह हमारा स्टेराइल लैंड हो रहा है, क्योंकि उसमें एसिडिटी ज़्यादा है, कहीं अल्कलिनिटी ज़्यादा है। एक उदाहरण दे कर समझाना चाहेंगे हम। मुरी में अलुमिना प्लांट है, और उसके जो स्लैग होते हैं, जिसको हम लोग रेड मड कहते हैं अपने यहाँ, रेड मड हाईली अल्कलाइन होता है, और उसके पूरे अल्कलाइन मड को हम रिवर सिस्टम में डिस्चार्ज कर देते हैं। अलुमिना कंटेंट उसमें उसके बावजूद रहता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने लेप्रोसी केसेज हैं झारखंड में, बहुत उसी नदियों किनारे, वो उसी नदी के किनारे के बेल्ट में है, यहाँ से लेके बंगाल तक। और लेप्रोसी के केसेस के लिए अलुमिना रिच वाटर रिस्पॉन्सिबल है। तो आप और हम यदि इतनी सारी, कहीं आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, कहीं फ्लोराइड का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने पानी के गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं किया है, नहीं के बराबर काम किया है। तो पानी की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे रिचार्ज उसका किया जा सकता है, यह सारा चीज़ साइंटिफिक वे में पीपल्स पार्टिसिपेशन से किया जा सकता है। लेकिन इसमें हम लोगों को हैंड्स टू बी ज्वाइन टुगेदर करना होगा।
एक आइलैंड की तरह यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, उनको रिसर्च में जो सब इजी। जगह तो आइलैंड ही है। हाँ, तो ये इस दिक्कत ये यूनिवर्सिटीज में भी जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, बॉटनी से कोई मतलब यह एक इंटीग्रेटेड साइंस है, यह एक इंटीग्रेटेड साइंस है। और इसमें सिर्फ जियोलॉजी ही क्यों, सोशियोलॉजी, सब पॉलिटिकल साइंस, सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। जो भी इच्छुक लोग हैं वो जुड़े। और एक मूवमेंट की बात आप कर रहे थे, वाटर मूवमेंट की आवश्यकता है। क्या इतने सारे विषयों में एक रिवर साइंस नहीं हो सकता है? हाँ, रिवर साइंस की पढ़ाई नहीं हो सकती है? ये अब राजेंद्र जी के पास आएंगे थोड़ा। IIT कानपुर में रिवर साइंस की पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, झारखंड में नहीं हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यहाँ हो सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ा सकता है। जी दादी, आप कुछ कह रहे थे। मैं अभी तुरंत तो इसलिए कि हम लोग को थोड़ा सा बच्चों को शामिल करना है। अच्छा, मेरे पास आए तो तुरंत नहीं होता है, मेरे को भी मेरा सही समय दीजिए। बदला नहीं लीजिए। इनफैक्ट माय टाइम इक्वल टू 3 times 3 people। आपने मुझे एग्जांपल्स पूछे थे, तो मेरे को एक अभी एग्जांपल आया। पीछे भाई जी भी गए थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के, वो पहले इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। इनसे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने जो रिजुवनेशन का काम किया, बिना कोई फंडिंग पे वॉलंटियरिंग को लेके उन्होंने वो काम किया। और अभी जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने पूरा कमिटमेंट दिया है कि ही विल वॉट एवर इज इन हिज कैपेसिटी टिल ही इज़ देयर, he will have discussions and we will see how this work can go on. So here was one example of person who is willing, a district magistrate no less, who is willing to listen to wisdom, to the knowledge of people and how people can contribute. एक ये था। एक दूसरा उदाहरण था जब अशोक खुराना दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में थे और मैं वाटर एंड सैनिटेशन पे काम कर रही थी दिल्ली में। उस टाइम ये था कि जब बहुत सारे वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी हैं जो वो रिकॉग्नाइज नहीं है, 25 साल 30 साल तक वो रिकॉग्नाइज नहीं है और उनको पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि लेट अस गो एंड मीट हिम, ही इज़ इन DDA, ही कीप सेइंग ही वर्क्स फॉर पीपल, लेट अस चैलेंज हिम। हम गए, हमने उनको प्रॉब्लम बताया, उन्होंने हमें बोला प्लीज़ कम बैक टू मी आफ्टर 10 days कि आप क्या चाहते हो, मैं DDA का जो सिस्टम है उसके थ्रू आपको करवा के दूंगा। ओके, बट वी वर नॉट इन द पोजिशन टू गो बैक एंड टेल हिम दैट ABC इज़ वॉट वी वॉन्ट। तो समवेयर वो हमारे तरफ से भी थोड़ी सी लैकिंग होती है, पता नहीं क्यों। मैं अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनको बोलती रह गई कि लेट अस गो। फिर मुझे लगा वो एक पर्सनल रिलेशन भी था, तो मैं बार बार उनको लगेगा कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, पर हियर वाज एन अपॉर्चुनिटी विच वी मिस्ड। तो हमारी तरफ से भी वो थोड़ा सा हमको आगे होना चाहिए। जो भी अगर एकेडमिक अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हो, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसमें जो ट्रेडिशनल विजडम की बात करते हैं। और एक और उदाहरण है, इनके वहाँ पे गोपाल सिंह है जिन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चैलेंज किया था राष्ट्रपति भवन में, जो एक स्लोप लेके, और वो गोपाल सिंह सही थे, वो इंजीनियर की वो थोड़ी सी वो एनालिसिस गलत थी। तो हाउ कैन वी इन्वॉल्व दीज पीपल व्हेन वी डेवलप द करिकुलम, सो वी हैव science with sense or engineering with sense or geology with sense and focused on what we want to achieve. और networks जरूरी है। मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, आप लोग 5 से 7 मिनट, तो अपना नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए और सवाल पूछिए सीधा। हैंड कॉर्डनेस माइक प्लीज, टाइम नहीं है। ऐसे पूछ लें। जोहार। नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा ना, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा आगे। हाँ, बैठे रहिए, बोलिए। सर जोहार सर, मेरा नाम सरवर रज़ा, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची से। सर, ये मेरा सवाल ये है कि पहले बस्तियां नदी के किनारे बसती थी, अब सड़कों के किनारे बस रही है, तो क्या नदी का बीमार होना ये भी एक कारण है? नेक्स्ट बात उधर देखिए। जोहार, नमस्कार सर। मेरा सवाल था कि कुणाल कुमार सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हैं, और मेरा सवाल था पानी के लेकर, जो नदी और नाला में जो परिवर्तित हो जा रहा है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्राउंड जो वाटर है, और ग्राउंड वाटर जो एकदम ख़त्म हो रहा है, तो दूसरी ओर है कि वहाँ पे जो पटवन का जो हो रहा है, जो फ्रेश वाटर को जो मिस यूज किया जा रहा है, जो दिन रात मतलब उससे पटवन हो रहा है,
तो उसको भी रोकथाम करने की ज़रूरत है। और फ्रेश वाटर के लेके गाड़ी को धोना, यानी हज़ार लीटर बर्बाद कर रहे हैं, तो इस पे भी फोकस किया जाए। और इस पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ग्राउंड में जाके ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में कि पानी को जो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको लेके सर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट। सर मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सर से था। सर ने पलामू का जिक्र किया, आपने पलामू का, मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ। पलामू में छुरका गांव है जो फ्लोराइड के चुकरू हाँ सॉरी सर, चुकरू गांव में जो फ्लोराइड के प्रॉब्लम से बहुत विकृत है, तो उसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि मैं वहाँ 2 बार विजिट कर चुका हूँ इस अंदर में, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। एंड सर पलामू हर दूसरे और तीसरे साल सुखाड़ घोषित हो जाता है, तो सर इसका कारण क्या है? मैं खुद पलामू रेन शैडो जोन में है वो ऑलरेडी। एक बार ले लेंगे, एक बार में ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मेरा नाम विनोद कुमार मोहली है, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। सर मेरा सवाल है कि झारखंड में जो माइंस चल रही है, ओपन कास्ट माइंस, सर वहाँ पे कोयले निकाल के मतलब गड्ढे बनाए जाते हैं, पानी वहाँ पे स्टोर होता है सर, तो सर उसको यूज में कैसे लाएं? वो पानी लगता है कि बर्बाद होते जा रहा है। नेक्स्ट। सर मेरा नाम नीरज टोप्पो है। सर मेरा सवाल ये है कि अभी पूरे झारखंड में ज़्यादातर जगह जैसे पहले बहुत मतलब कृषि होती थी, पर अभी बहुत कम हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जहाँ पर पहले जो कुएँ होते थे उससे पानी उसका लेवल बहुत ज़्यादा रहता था, पर अभी लेवल कम रहने की वजह से कृषि ठीक से नहीं हो पा रही, तो वो लेवल कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं? नेक्स्ट। सर मैं विवेक सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र। मुझे ये पूछना था कि अभी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, तो उसमें हम किस तरह से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम सी वाटर का इस्तेमाल कर पाएंगे, या कैसे हम वेस्ट वाटर को इस्तेमाल कर पाएंगे, और कैसे ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रहने में हमारी मदद कर सकता है? ठीक। नेक्स्ट। सर मेरा नाम जुनैद अहमद हुआ, आई एम फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सर मेरा क्वेश्चन है राजेंद्र सर से। उन्होंने कहा कि साइंस ने पूरी तरीके से वाटर को जो है डिस्ट्रक्ट कर दिया, नेचुरल वाटर को, लेकिन ऑन द अदर हैंड दैट इफ़ यू सी द सहारन डेजर्ट दैट इट गिव्स लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ science like desalination and desalination. So how can you say that? And the second one that sir said in Malaysia that with the help of science that it possible and it has become possible to the make the pollution water to in a fresh water. नेक्स्ट। चलिए थैंक यू। कहाँ से शुरू करूँ? आपसे शुरू करूँ कि विजय जी से शुरू करूँ? विजय जी से। विजय जी जो कुछ बचेगा मैं दे दूँगा। जो प्रश्न पलामू के विद्यार्थी ने पूछा है, पलामू में फ्लोराइड के प्रॉब्लम पर काफ़ी स्टडी हुई है और ये स्टडी पिछले 40-50 साल से हो रही है। नीति आयोग की अनुशंसा पर वहाँ पर बहुत से फ्लोरिडिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। हर नल के चापाकल के साथ में एक अटैचमेंट देखते होंगे आप, और उससे वो फ्लोराइड करने का काम करते थे, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है और उसका भी पानी जो है वह उतना अप टू द मार्क नहीं है। दिक्कत ये है कि हम वहाँ के पानी में फ्लोराइड है कुओं में, तो हम वाटर का सप्लाई चेन तो बना सकते हैं ना। पीने के अभी जल शक्ति मंत्रालय हमारा इतना एक्टिव है, तो हम पीने के स्वच्छ पानी का प्रवाह गाँवों में कर सकते हैं, करना हमारा मैंडेट है। एक सेकंड में हस्तक्षेप करूँगा, माफ़ करिएगा। मेरी जानकारी में, आप चूँकि भूविज्ञानी है, ज़्यादा बेहतर बताएं, मेरी जानकारी में जितना डीप माइनिंग होते जा रहा है उतना ज़्यादा आर्सेनिक फ्लोराइड का प्रभाव ये ऊपर आता जा रहा है। ये फैक्ट है क्या? हाँ, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं माइनिंग में? इसलिए कि पूरी दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को माना है, गोल तय किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टिकाऊ विकास कब होगा? टिकाऊ विकास तब होगा जबकि फ्लोराइड नहीं आएगा, फ्लोराइड का आना रुकेगा। फ्लोराइड को रोकने के लिए फिर एक नया मशीन, फिर उसको डिसल्टराइज करने के लिए फिर एक नया मशीन, फिर उसके लिए एक नया मशीन। फ्लोराइड को रोका नहीं जा सकता। हाँ। क्योंकि यह ग्रेनिटिक टेरेन है। हाँ। और ग्रेनाइट में जो मिनरल्स मिलते हैं वह बायोटाइट्स हैं, एक एक्सेसरी मिनरल के रूप में पाया जाता है, क्वार्ज फेल्सपार और बायोटाइट्स। बायोटाइट्स में फ्लोरीन होता है और वही लीचिंग करके
फ्लोराइड के रूप में कंटेमिनेट करता है। मैं जो कह रहा था, जी। हमारे यहाँ कुएं थे, कुएं में फ्लोराइड नहीं था, चूहा था, कुआं में फ्लोराइड नहीं, चूहा में फ्लोराइड नहीं था, नहीं, तब कुआं में भी था। नहीं, तब बीमारियां नहीं होती थी, बीमारियां कम होती थी, नोटिसेबल नहीं होती थी, लेकिन वो बीमारी ये थी। जैसे जैसे चापाकल और जैसे जैसे ये बढ़ा है, सप्लाई वाटर का बढ़ा है, तब से ये कंटेमिनेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। कंटेमिनेशन बढ़ा है। लगातार हम ये डीप और डीप जितना- कितना डीप बोरिंग करेंगे समझ में जितना नहीं आता। ओवर ड्राफ्टिंग करेंगे उतना वो कंटेंट बढ़ता है। तो सवाल ये है कि यदि हमको पीने के पानी के लिए दूसरा कोई वाटर सोर्स नहीं है, लेक नहीं है, रिजर्वायर नहीं है वहाँ आसपास में, तो हमको पीने का पानी तो मुहैया कराना है, तो उसको ट्रीट करके कराना होगा। लेकिन पीने के पानी के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए यह एक सुझाव, यह एक व्यवस्था की जा सकती है। अब रही बात कि माइंस में जो वाटर जमा है, उस वाटर का सक्सेसफुली बहुत सारे देशों ने उपयोग किया है। हम ने जब माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को हमने पूछा कि आपके यहाँ एबंडेंट माइंस की संख्या कितनी है बता दीजिए, कोई मैप है तो दे दीजिए, आज तक हमको उसका जवाब नहीं मिला। और ये माइंस एंड जियोलॉजी के डायरेक्टर से हमने मांगा था। तो यहाँ तो जियोलॉजी पढ़ के गए थे क्या जी? जियोलॉजी पढ़ वो जियोलॉजी के ही डायरेक्टर थे। जियोलॉजी पढ़ के गए थे कि नहीं गए? हाँ, जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी पटना यूनिवर्सिटी से थी और मेरी जूनियर भी थी। तो उन्होंने कहा कि सर ये पता करना बड़ा मुश्किल है, माइनिंग हो रही है लेकिन संख्या एबंडेंट माइंस की उनको नहीं मालूम है, तो विभाग को नहीं मालूम है। तो समस्याएं कई हैं। हमको वह कंससनेस विभाग को भी जगाना होगा, अपने अंदर तो जगाना ही होगा, और साथ में जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनके नॉलेज का, इंडिजिनस नॉलेज का भी उपयोग करना होगा। इसके बिना इस समस्या का निजात नहीं होगा। राजेंद्र भाई, पहले मैं जी, लास्ट में जी। लेट हिम रैप अप। आपने उस समय कर लिया था, तब ये प्रश्न नहीं पूछे थे। नहीं, मैडम का हक बनता है। वुमेन एंड वाटर। अभी इन्होंने बोला था नीर, नारी, नदी, नारायण, आप जरा इनको रोल ऑफ वुमेन काफी स्ट्रांग है। एक मैं शुरू करूंगी वो फ्लोराइड की बात लेके जो आपने पूछा। 2001 में हमने एक स्टडी किया था, तब मैं एक संस्था के साथ थी कि, और पता चला था कि जो हमारी वाटर नीड है, मिनिमल वाटर नीड, हम ग्रिड की बात नहीं कर रहे, ऐसे हमारे देश में कोई जगह नहीं थी जहाँ इतना भी पानी ना गिरे। तो देवर जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम थी जिसकी हम अभी आज बात कर रहे हैं, हर एक जगह में एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ था विच वुड मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम पलामू की बात करें और वहाँ पे इन्होंने बोला कि वो रेन शैडो रीजन में है, कुछ ना कुछ वहाँ बरसात तो ज़रूर होती है। तो उस पानी को कैसे हम लेके या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, उसको लेके हम एक टैंकी में डालें। एक बहुत साधारण सा सिस्टम होता है वो पानी को साफ़ रखने के लिए, पहले 5 मिनट की बारिश को कलेक्ट ना करें, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम ग्रेवल डाल के करें और एक टैंकी में लें और वो पानी आप अपनी कंजम्पशन के लिए आप कर सकते हैं। बाकी बहुत बारी मैं बहुत साल पहले भी झारखंड आई थी, तो तब मैंने बहुत सारे डगवेल देखे थे और कई डगवेल्स के पास में रुकी और वहाँ देखा कि सूखे पड़े थे। पर जैसे मधुकर जी ने कहा, जो फ्लोराइड होता है वो डीप एक्विफर्स में होता है, वो डग वेल्स में नहीं होता। क्या हम इस डग वेल को रिजुविनेट कर सकते हैं क्या? अभी तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ऐप्स भी आए हैं जो आपको मेजर करवा सकते हैं, व्हाट इज़ द वाटर लेवल, अगर खाली है वो भी आपको बताएगा, बरसात के बाद कितना पानी होगा उसमें। जैसे इन्होंने बोला, आप प्रकृति को देखिए एंड यू नो कि कौन सा वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर वहाँ कर सकते हैं। तो ये अगर हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन करें तो हम वाटर इंडिपेंडेंट हम हो सकते हैं। हमें किसी और के डेवलपमेंट, किसी और के उस पे हमको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें और पोल्यूशन की बात करें, और आपने जो बोला जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो टेक्नोलॉजी का, आपने शायद पीछे जो थे, जो कोई और अगर सोल्यूशन नहीं है तो हम वी कैन यूज सम टेक्नोलॉजी टू क्लीन दैट वाटर, बट दैट वेस्ट दैट इज़ गोइंग टू बी जनरेटेड, उसको भी हमको उसको देखना पड़ेगा कि उसको क्या हम कहाँ पे इसको डिस्पोज करेंगे। और अभी ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं जिसको फॉरएवर केमिकल्स कह रहे हैं, वो कभी नहीं निकलेंगे। तो थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेट अस फोकस ऑन हाउ टू रिड्यूस maximum we can this pollution, and hence this whole reconnection of people with their water. जब हम कहते हैं 60% of our body is water and we are least bothered कि हम अपने पानी में क्या डाल रहे हैं, हम उसको और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो let us rebuild, reconnect our relationship with water. I think that, and respect water, I think that is one very important starting point for all of us. Thank you.
जहाँ तक फ्लोराइड और दूसरी मिनरल्स का सवाल है, वो ज़्यादातर आपकी जो फॉर्मेशन है मिट्टी की, स्टोन्स की, उसमें से वो घुल के पानी आता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, वो प्रॉब्लम आपके लिए भारी हो जाती है। पर कई बार डाइल्यूशन जो है ऐसी चीज़ों में सॉल्यूशन होता है। आप यदि वर्षा जल को सहेज कर ठीक से उस लेवल से ऊपर करते हैं तो आपका जीवन अच्छे से चल जाता है। मैंने राजस्थान के अलवर ज़िले में हमारी एक तहसील है, उस तहसील में ये बहुत फ्लोराइड का प्रॉब्लम था और उस वक़्त तो सब मशीनें वसीनें ज़्यादा आई भी नहीं थी, ये 40 साल पुरानी बात है। तो हमने क्या किया कि ऊपर से जहाँ से वो फ्लोराइड जिन पत्थरों में से वो आता था उसके थोड़ा नीचे पानी को रोकना शुरू किया और फिर वो जब नीचे गया कुएं में तो जो वर्षा का जल था वो थोड़ा मोस्टली लाइट होता है वो फ्लोराइड वाले पानी से, तो वो वर्षा का जल ऊपर आ जाता है और जो नीचे फ्लोराइड वाला पानी है वो नीचे चला जाता है। ये जो साइंस है, इस साइंस को कहते हैं साइंस विद सेंस। ये जो साइंस है ये कॉमन सेंस है और ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है साइंस, वो डेटा बेस्ड कैलकुलेशन करने की साइंस होती है। और किसी विद्यार्थी को पीएचडी की डिग्री लेनी है और उसकी इक्वेशन ठीक से नहीं बैठ रही है कैलकुलेशन में, तो डेटा को ट्विस्ट करके कैलकुलेशन की इक्वेशन बना लेता है। इसलिए वो जो साइंस है, जिस साइंस को मैं सेंसलेस कह रहा हूँ, जो जीवन में हमारे बहुत बिगाड़ करती है, वो इसलिए बिगाड़ करती है कि जो रियल डेटा है, जो रियलिटी है, जो सत्य है, उस सत्य में जब आप ठीक से आविष्कार नहीं कर पाते तब आप झूठ का सहारा लेकर उसको ट्विस्ट करके इक्वेशन बना लेते हैं और यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेके निकल जाते हैं और फिर आपको क्या करना है वो जानते हैं, आप खुद जानते हैं, मुझे उसकी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मॉडर्न साइंस है, जो कैलकुलेशन और इक्वेशन पे चलती है, वो रियल साइंस नहीं है, वो सेंसलेस साइंस है। हमें साइंस चाहिए, साइंस विद सेंस, जिसमें सच्चाई से, जिसमें सत्य का आविष्कार होता है, जिसमें से ट्रुथ निकलता हो, वो साइंस होती है। हम जानते हैं कि आविष्कार की जननी ही विज्ञान होता है, लेकिन वो आविष्कार का जननी वाला विज्ञान सत्य पर आधारित होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो डिग्रियां जा रही हैं पीएचडी की, वो इक्वेटिव कैलकुलेशन पे जा रही हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बात पे आता हूँ। वही मैं आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा इनपुट दे रहा हूँ मैं आपको जोड़ने के लिए। गांधी ने कहा कि विज्ञान जो है अगर धर्म के साथ नहीं जुड़े तो राक्षस हो जाएगा। यानी देशज ज्ञान जो है हमारे लोगों के पास, जो आप भगवान के बारे में कहते हैं कि वो मंदिरों में नहीं रहता है, मस्जिदों में नहीं रहता है, वो तो रहता है दिल में रहता है और 5 भूतों का वो तत्व है। तो हमारे पास जो देशज ज्ञान था, जो कुआं खोदा हमने, कुआं पानी जमा भी करता था, कुआं पानी हमको देता भी था, और कुएं में वर्षा का पानी जब आता तो फ्लोराइड नीचे चला जाता था कुआं में, तब हमको नहीं पता चलता था, जो हम डॉक्टर विजय सिंह को कह रहे थे। अब क्या है, हम तो चापाकल से पानी ले रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको नल से पानी देंगे। तो वो पानी जो आएगा, शहर में तो पानी आप शुद्ध दे ही नहीं पा रहे हैं, सप्लाई वाटर, तो वहाँ पूरे राज्य को, पूरे देश को कैसे सप्लाई शुद्ध दे पाइएगा? आज का जो सवाल नंबर 1 था कि हमारी बस्तियां नदियों के किनारे अब क्यों नहीं बस रही हैं, अब सड़कों के किनारे क्यों बस रही हैं, और सड़कों के किनारे बसने से नदियों की हालत ख़राब हुई है क्या? देखो, तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि जब हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी तो हम ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे रहकर अपने जीवन को नदियों से चला लेते थे। हमारी गाय भैंस बकरी सब नदियों में पानी पी के रहती थी, हम अपना उस पानी से हमारा जीवन आनंद में रहता था। जब हमारा जीवन नदी के किनारे रहता था तो हम नित्य प्रति नदी के बदलते रंगों को, जैसे सूरज का रंग ऊपर से सुबह सुबह उठ के लाल होता है, वैसे ही नदी का रंग होता था। वो मुझे एहसास है, तुम्हें एहसास नहीं है। तुम्हारी उम्र के बच्चों को अब वो नदी वैसी दिखती ही नहीं है, नदी के वो रंग नहीं दिखते जो मेरी उम्र में मैं जब मैं नदियों को देखा करता था और नदी से आनंद लेता था। वो तुम्हारे लायक वो नदियाँ हमने वैसी छोड़ी नहीं है, सारी नदियों की तो हमने हत्या कर दी, अब तो नदी बची नहीं है। इसलिए तुम्हें उसका एहसास नहीं है कि नदियाँ कैसे रंग बदलती थी अपनी सूरज की सिचुएशन के साथ, और वो जो हैप्पीनेस था नदी के साथ का, जो आनंद था, वो आनंद कोई छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ये जो पॉपुलेशन बढ़ी, इस पॉपुलेशन से नदियों के किनारे बस्तियों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए
नदियों से दूर जाना पड़ा। जैसे ही हम लोग नदियों से दूर गए तो हमने तालाब बनाए, जोहड़ बनाए, एनीकट बनाए और अपने जीवन को चलाया। ताल, पाल, झाल ये झारखंड में और बिहार में बहुत चलती थी। नदियों से दूर जाके हम ताल बनाते थे, फिर उस बाढ़ आ जाए तो उसकी पाल पे रहते थे। ये जो सब समझ थी पानी की, ये हमारे समाज में बहुत गहरी थी। और ये सड़क के किनारे जो रहने का जीवन आया है, वो तुम देखो, तुम क्यों पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में? जरा कोई बताओ क्यों पढ़ रहे हो? तुम इसलिए पढ़ रहे हो ना कि तुम बड़ी से बड़ी नौकरी करना चाहते हो, तुम कोई IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो और इंटरनेशनल फैक्ट्री में, कंपनी में बड़े से बड़ा पैकेज लेना चाहते हो। ये क्या है? ये तुम्हारा लालच है कि नहीं? ये तुम्हारा लाभ है कि नहीं? तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो आज केवल लाभ के लिए कर रहे हो। तो जब जीवन लाभ के लिए हो जाता है, फिर आनंद और शुभ उस जीवन में बचता नहीं है। उस जीवन में आनंद और शुभ की ना दृष्टि रहती है ना दर्शन रहता है, फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाभ हो जाता है। तो ये जो शिक्षा है, ये हम लाभ के लिए ग्रहण करते हैं। और जो हमारा ज्ञान था, जो विद्या थी, जो भारतीय ज्ञान तंत्र था, वो हम सबके शुभ के लिए ग्रहण करते थे। ये जो लाभ है, ये एक व्यक्ति के लिए होता है और जो शुभ है वो सबके लिए होता है। तो विद्या और ज्ञान तंत्र वो सबका साझा था। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में शामिल होने के लिए रात दिन पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो और उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर किस लिए करना चाहते हो कि तुम बड़े से बड़ा पैकेज लेना चाहते हो अपनी नौकरी के लिए। तो तुम्हारी पढ़ाई क्या है? तुम्हारी पढ़ाई तो लाभ के लिए है ना, या कुछ और शुभ के लिए है? आप इस देश का शुभ चाहते हैं? इस देश का भला चाहते हैं? नहीं, आपको अपनी नौकरी चाहिए। आपको IAS बनना है या IPS बनना है या प्रोफेसर बनना है, फिर अगले साल पढ़ाना है, नौकरी चाहिए ना। तो लाभ के लिए पढ़ रहे हो तो पहले समझ लो कि तुम कर क्या रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। यदि तुम्हारे जीवन में शुभ की चाह होती तो फिर आप देखते कि जिस नदी के किनारे रह रहे हैं वो नदी कैसे अविरल निर्मल होके बहे, कैसे वो नदी की हेल्थ और तुम्हारी हेल्थ के रिश्ते तुम्हें समझ में आते कि नदी यदि स्वस्थ होती है तो तुम्हारा जीवन स्वस्थ होगा, यदि नदी स्वस्थ नहीं होगी तो तुम स्वस्थ रह ही नहीं सकते और फिर दूसरे के स्वास्थ्य के लिए सोच ही नहीं सकते। तीसरा जो सवाल था वो ये था कि भाई ये जो भूजल है, ये भूजल नीचे जाता जा रहा है, इस भूजल को हम कैसे ऊपर लाए। आप एक बात समझ लो कि ये जो भूजल के भंडार हैं, ये तुम्हारा एक बैंक होता है, उस बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक है ना भारत में। क्या होता है उसमें आपकी करेंसी रखी जाती है और आपकी करेंसी को प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे आपकी करेंसी का वैल्यू बना रहे। वो RBI तभी तक मीनिंगफुल है जब तक तुम्हारे भूजल के भंडारों में पानी है। जब तुम्हारे भूजल के भंडार खाली हो जाएंगे तो RBI में रखी हुई करेंसी का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जो हमारा भूजल का भंडार है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारा जीवन है, लेकिन हमने इसके प्रति गैर जिम्मेदारी निभाई। हमारी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंजीनियरिंग बढ़ी, तो जो भी कुछ भूजल के भंडारों में था उसको निकालने की तकनीक और इंजीनियरिंग हमने इतनी डेवलप की कि हम अब 1600 मीटर तक नीचे से निकाल लेते हैं। अब आज हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, पाताल तोड़ कुएं बना के हम निकाल लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जब सेंसलेस हो जाती है, टेक्नोलॉजी में जब कंसर्न नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होता, तब वो इतने नीचे का पानी निकालती है। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी ये भी तो सोचती कि भाई हमें अपने नीचे के भूजल के भंडार खाली नहीं करने, हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिससे हमारे ऊपर के भूजल के भंडार बने रहें, और भूजल के भंडार बने रहेंगे तो नदियां बहती रहेंगी। आपकी नदियां मरती क्यों हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि जब भूजल के भंडार खाली हो जाते हैं तब नदियों में स्प्रिंग्स नहीं आते, झरने नहीं आते, नदियों में फ्लो नहीं होता। नदियां, भारत की नदियां 1% से भी कम है जो ग्लेशियर से आती हैं। ज्यादातर नदियां आपके भूजल के भंडारों से, सब सरफेस से निकल के आती हैं। तो हम नदियों के प्रति भी और अपने भूजल के प्रति भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने एक अच्छा काम शुरू किया है, अटल भूजल योजना, लेकिन वो ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ये काम अच्छा है, अटल भूजल योजना एक शिक्षण का काम है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो माइनिंग है, ये माइनिंग डेवलपमेंट के नाम पर बड़ा डिजास्टर है। ये जब बढ़ती है तो फिर धरती नंगी होती है, सूरज से आने वाली रेड हीट, वहाँ की
रेड हीट को बढ़ा देती है, फिर बादल वहाँ आके बरसते नहीं हैं। वो जो हीट वेव्स हैं वो बादलों को ऊपर उठा के निकाल देती हैं। जैसा पलामू में था उससे भी ज़्यादा भयानक हिस्सा हमारे राजस्थान में था, पूरी अरावली उसी हालत में थी। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में 1991 में मुकदमा लड़के 4 राज्यों की माइंस बंद कराई अरावली की, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। तुम जानते हो इस देश में कितना बड़ा माफिया था? 28,000 मार्बल माइंस और डोलामाइट और ग्रेनाइट की मार्बल थी इन 4 राज्यों में। और उनको लड़के बचाने रुकवाने वाला कौन था? एक मामूली सा आदमी जिसका नाम राजेंद्र सिंह था। लेकिन इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं थी वो सचमुच रेस्पेक्टफुल थी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो न्यायपालिका बनाई थी सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑनेस्ट जजों ने हार्ड डिसीजन लेके वो सारी माइंस बंद करवाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठ के ये कह सकता हूं कि यदि हम जल का संरक्षण करें तो जल ही जलवायु है और जलवायु ही जल है। यदि हम जल का संरक्षण करके जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन के द्वारा कर सकते हैं। जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, जिसको ये कह रहे थे ना हवा पानी, ये हवा पानी में जो बिगाड़ आया है उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। हवा पानी का बिगाड़ तो आ गया है, लेकिन बिगाड़ को हम रोक सकते हैं। और हमने कमिट किया है, पूरी दुनिया के सामने हमने कमिट किया है, तमाम मुल्कों ने कमिट किया है कि हम टिकाऊ विकास को ले आएंगे और इस विनाशकारी विकास को रोकेंगे। और हवा पानी बचेगा तब भी कोई जिएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या सबसे निचला आदमी हो। इसलिए सबका दायित्व है कि पानी बचाएं, पानीदार बनने के लिए, जीने के लिए भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।